उनमें से एक आखिरकार जमशेदपुर का स्मार्ट इन्वेस्टर चुना जाएगा। अब चलिए जो चैलेंज है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल ये तीनों शायद अपने लिए तो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें इन्वेस्टमेंट करना है किसी और के लिए। जी हाँ, इन्हें इन्वेस्टमेंट करना है एक ऐसी व्यक्ति के लिए जो कि इनके पोटेंशियल क्लाइंट हैं। यानी ये तीनों यहाँ पर आज बतौर फंड मैनेजर मौजूद हैं। जी हाँ, इन्हें फंड मैनेजर बनना है और जो इनके क्लाइंट हैं कोई भी हो सकता है। मिस्टर एक्स 28 वर्षीय हैं, अभी अभी MBA करके निकले हैं। मंथली इनकम जो है इनकी 1,25,000 रुपये की है, जिसमें से हर महीने ये 80,000 रुपये खर्च कर देते हैं। अब बचे 45,000। ये 45,000 लेकर ये साहब आते हैं इन तीनों के पास, और साथ ही इन्हें एक 5 लाख रुपए का वन टाइम गेन हुआ है। समझिए लॉटरी लग गई, 5 लाख रुपए इन्हें मिले हैं। ये 5 लाख रुपए और साथ ही 45,000 की मंथली इनकम, इसी लेकर इनके पास आए हैं ये, और इस पूंजी को इन्हें इन्वेस्ट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले कंटेस्टेंट से, अखिलेंद्र साहब। इन्होंने किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया है ये देख लेते हैं। मेरे को एक पोर्टफोलियो बनाने दिया गया था 5 लाख रुपए की मिस्टर एक्स का, जिसमें मैंने उन्हें एक घर खरीदवाया है, जिसमें उन्होंने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इसके बाद उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है 1 लाख रुपए। इसके बाद उन्होंने फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है 50,000 रुपये। साथ में मैंने उनको एक कार खरीदवाई है, जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है 50,000 रुपये। टोटल 5 लाख रुपए की पोर्टफोलियो है। पटेल साहब, ये कार में इन्वेस्टमेंट, आई मीन इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट होता है, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं क्या? क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जब आप नई गाड़ी लेते, खासतौर से आप ये कह रहे हो कि नई गाड़ी होगी, तो नई गाड़ी का रिसेल वैल्यू उसके कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा तो होगा नहीं, तो वो इन्वेस्टमेंट में वैसे आप यूज़ करिए 2 साल 3 साल तो डाउन ही होना है। तो आप उसको इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में कैसे लगाते हैं? हाउ डू से इट इज़ एन एक्सपेंस एंड इट इज़ ऑल्सो नीड। मे बी आप कहते हैं MNC के मैनेजर हैं वगैरह, उनको चाहिए, वो अलग बात है। बट आप जब आपको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा दिया गया, तो उसको इन्वेस्टमेंट करना और उसका यूटिलाइजेशन बताना। तो यहाँ जो आपने लिखा है उसमें जो कार के बारे में जो आपने 50,000 की बात की है, वो 5 लाख का इस्तेमाल है, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैंने तो इसको एज लॉन्ग टर्म, मैंने तो अपने पोर्टफोलियो में ये भी कहा है कि मैं लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में बिलीव करता हूँ। नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म रिटर्न में देखिए, कार जो है, कार की तो लॉन्ग टर्म रिटर्न वैसे ही नेगेटिव, क्योंकि वो तो वैसे ही, वो तो मैंने उनकी स्टेटस को मेंटेन करने, नहीं वो स्टेटस को मेंटेन करेंगे ना, आपको तो इन्वेस्टमेंट करना है। See, that is his problem. You are a fund advisor. You are not an advisor for how to use the money. दूसरे कंटेस्टेंट जो है उनका पोर्टफोलियो चलिए देख लेते हैं। दिलीप चौधरी साहब। Yeah, my breakup for 5 lakhs rupees is equity 50%, which comprises of your shares and MF, 10% ETF, an index fund, 35% debt, and rest 5% is the liquid money. ये लिक्विड फंड यानी कहाँ रखेंगे आप ये पैसा? ये होगी हमारी सेविंग बैंक में, प्लस स्वीपिंग अकाउंट में भी होगी, और कुछ लिक्विड फंड्स जो होते हैं म्यूचुअल फंड में, उसमें मिलाकर 5% है। मतलब ये 25,000 रुपए जो है उसे आप डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके रखा हूँ इन तीनों में। या अच्छा, आपने स्पेसिफिकली यहाँ पे इंश्योरेंस में 0 लिखा है, रियल एस्टेट 0 है, और गोल्ड के बारे में 0 है। I mean, आपने कहीं खास तौर पे कई बार होता है कि हम कोई सेक्टर्स को कंसिडर करते हैं एडवाइस करने के लिए, तो दूसरे सेक्टर्स को हम कंसिडर नहीं करते। अब आपने यहाँ मेंशन किया, तो मतलब आपने कंसिडर किया इन सेक्टर को अपने क्लाइंट के लिए, और पाया कि इस क्लाइंट को इस सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो समझिए गोल्ड और इंश्योरेंस, क्या वजह है आप इनको इस सेक्टर में जाना नहीं एडवाइस करते? सबसे पहले मैं कहूँगा कि मैंने इंश्योरेंस इसके 5 लाख का जो इनकम है उसमें नहीं लिया है, क्योंकि जो इसकी रेगुलर इनकम है उससे मैंने उसको कंसिडर कर लिया है, आपने किया होगा ना, और मैंने थंब रूल लिया है। इसकी अर्निंग है अराउंड 15 लाख पर एनम, तो इसको 10% अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं FD की, तो इसको अराउंड 1.5 करोड़ की इंश्योरेंस की जरूरत है। पर राइट नाउ इनका कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, जैसे कि केस साइलेंट है, इसलिए मैंने देखा है इसने एजुकेशन लोन लिया है, इसलिए स्टार्टिंग करते हैं सिर्फ 15 लाख की इंश्योरेंस से, स्लोली जैसे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फर्दर आपकी जो मैरिज होगी, डिपेंडेंस बढ़ेंगे, तो ताकि अपनी अर्निंग को प्रोटेक्ट कर पाएँ, अराउंड बढ़ते 1.5 करोड़ के इंश्योरेंस पे चले जाएंगे।
और सारा आप वो सारा इंश्योरेंस सारा मंथली इनकम से ही करें। कवर किया है। अच्छा, और गोल्ड के बारे में? गोल्ड के बारे में बोलूँगा, मैंने गोल्ड ETF लिया है। मैंने फिजिकल गोल्ड नहीं लिया ना, फिजिकल गोल्ड। हाँ, फिजिकल गोल्ड नहीं लिया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अब जब फिजिकल गोल्ड पे जाते हैं, जनरली क्या होता है कि आपकी मार्जिन्स, कमीशंस खा जाते हैं और आपको जनरली आपका पूरा पैसा नहीं मिलता, जो हैसल आपकी गोल्ड ETF में नहीं होती है। अगले जो कंटेस्टेंट है मनोज अग्रवाल साहब, Out of the 5 lakh rupees सही which चीज I दिया ना, to invest, I have allocated 50% of 5 lakh to the direct equity in the form of 65% large cap and 35% in selected mid cap shares. I have also suggested a real estate investment of 30 lakhs as a down payment for booking a flat, a house for himself. In a commodity, I have suggested him to invest 10% in the form of gold ETF. Mutual fund, I have suggested to invest 10% in the form of income fund. That is a breakup of 5 lakh rupees which have been invested one time. अच्छा, आपने ये लगा 65% कैप उसका फर्दर डाइवर्सिफिकेशन किया है डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट का, 65% लार्ज कैप एंड 35% इन मिड कैप। हाँ, तो उसमें क्या लॉजिक और कैसे आप ये क्लासिफाई करेंगे? सर देखिए, अगर हम लोग कोई भी इन्वेस्टर का अगर कोई पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसका रिस्क प्रोफाइल सबसे पहले देखते हैं। तो हमने देखा कि ये अभी जस्ट 28 ईयर्स ओल्ड है और ये काफ़ी रिस्क ले सकते हैं मार्केट में ज़्यादा रिटर्न्स कमाने के लिए। तो लार्ज कैप स्टॉक्स में मैंने थोड़ा सा सेफ्टी रखते हुए 65% निवेश किया है आउट ऑफ 50,000, और प्लस 35% मैंने सिलेक्टेड मिड कैप में इसलिए किया है क्योंकि चांसेस ऑफ रिटर्न्स उसका ज़्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि मिड कैप्स में क्या होती है, जनरली ग्रोथ कंपनियां हम लोग लेते हैं, जो कंपनियां अभी ग्रो कर रही हैं, अभी इनिशियल फ्रेजेस में हैं, जिन पे हम लोग थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं और जो हायर रिटर्न्स हमें दे सकते हैं। इसीलिए मैंने 35% उनका मिड कैप में रखा हुआ, कंट्री एंड रिस्क एपेटाइट। ओके, ये कमोडिटी में जो आप कह रहे हैं 10%, गोल्ड ETF 10%, उसके अलावा तो कोई कमोडिटी की सेक्टर की इन्वेस्टमेंट की बात नहीं सीधा ETF में कर रहे हैं ना। ये इंश्योरेंस आपको जरूरी नहीं लग रहा है आपके क्लाइंट के लिए, क्योंकि मंथली में भी नहीं है? नहीं, मैंने इंश्योरेंस लिया है 45,000 का, जो मैंने उनका जो ब्रेकअप है उसमें से सर मैंने एक उनका टर्म प्लान लिया है 80 लाख का। आपने यहाँ जो ब्रेकअप है इसमें आपने इक्विटी में 20,000 किया है थ्रू SIP, होम लोन में 20,000 किया है, अप्रोक्सीमेटली 17-18 हज़ार रुपया उसका होम लोन उसका 10 साल का पीरियड में आएगा। नहीं, आपने मेंशन किया ही नहीं है यहाँ पे। नहीं, देखिए नीचे में आपने सेविंग बैंक अकाउंट में मैंने 5,000 रुपया रखा है, जो कि साल का 60,000 रुपया हो जाता है। और टर्म लोन और एक मेडिक्लेम मैंने उनको दिया है, जो कि उसको केवल साल का 25,000 रुपये, 23 से 24-25,000 रुपये के आसपास देना पड़ेगा। तो आउट ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट वो दे सकते हैं, उसमें से देंगे। हाँ, एक टर्म और एक मेडिक्लेम इंश्योरेंस। चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे दर्शकों के सवाल इन तीनों कंटेस्टेंट्स के लिए, देखते हैं कौन सा कंटेस्टेंट कितना बेहतर जवाब देता है। लौटते हैं ब्रेक के बाद।